Hello students, how are you all? My name is Voila Kataria, your biology educator from the channel Voila Kataria Science Universe. Students, आज एक और नया important topic है. हर बार important topic पे ही मेरा focus रहता है. तो ये भी एक बहुत important topic है, that is excretion in human beings. ये life process का last topic है, last part है. तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और उसका initial process भी मैंने cover किया है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट हम करेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कितने ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या कंपोजिशन है. सो व्हाट आर द कंपोजिशंस ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले होता है 2 किडनीज है जो कि बीन शेप्ड ऑर्गन्स है. ये हमें सबको पता है, बहुत बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि किडनीज आर द बीन शेप्ड ऑर्गन्स. सेकेंडरी यूरेटर्स हैं जो एक बहुत पतली ट्यूब्स हैं which start from the kidney and end to the bladder. All right, and this bladder also have a small opening called as urethra. All right, so what we can say here is there is a pair of kidneys, okay, and these are bean shaped structures, and ureters which are very thin tubes extend from the kidneys till the bladder, और एक ओपनिंग होती है यूरेथ्रा जहां से यूरिन पास आउट होता है. Along with this, there are 2 major arteries. That is, this one is called as renal artery, and this one is called as renal vein. Renal artery से impure blood आता है और renal vein से pure blood वापस बॉडी में जाता है. ठीक है, तो ये बात यहाँ तक हमारी क्लियर हो गई. यही सेम कंटेंट हमने यहाँ दिया है, that it contains 2 kidneys, 2 ureters, 1 urinary bladder, and 1 is urethra. And what is the process? I mean, what do you mean by excretion? Excretion. अब ह्यूमन बॉडी इतना अब एक्चुअली हम लोग अब मेन चीज पे आते हैं. ह्यूमन बॉडी इतना हम कुछ खाते हैं, इतना मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे बॉडी में इकट्ठा हो जाता है. अब कोई तो एक तरीका होगा उसको एक्सपेल आउट करने का, तो उसका तरीका भी है और प्रॉपर एक ऑर्गन सिस्टम भी है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, और उसी में हमने जितने भी ऑर्गन्स थे उनको भी उसका भी हमने डिस्कशन कर ही लिया है. अब उसको एक्सक्रीट आउट करने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं. टू थ्रो आउट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. हमारी बॉडी, हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स है, हर एक सेल अपना एक मेटाबॉलिक वेस्ट निकालता है. उस मेटाबॉलिक वेस्ट को ब्लड में ट्रांसफर करता है. अगर वो एक्यूमुलेट होता रहेगा, जैसे कि यूरिया विच इज अ वेरी डेंजरस एंड पॉइजनस वेस्ट फॉर आवर बॉडी, विच इज नॉट एट ऑल टू बी केप्ट इन द बॉडी, उसको बॉडी में रखना ही नहीं है. इसको एक्सक्रीट आउट करने का ही हमारा पूरा एक एम है, और इसी एम को ध्यान में रखते हुए ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना है, और इसी को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्लाइड. अब ये किडनी की बात हो रही है, तो किडनी ये काम कैसे करता है. हमने बोला कि जो ये ऑर्गन है, जो ये फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं, वो किडनी है. ऑलराइट, अब ये किडनी कैसे इस काम को पूरा करता है उसे हम अब डिटेल में पढ़ेंगे. कैसे पूरा करता है. एक्चुअली किडनी के अंदर, इनसाइड द किडनी, यहां से हम लोग डिटेल में जाना शुरू करेंगे. वी विल डाइव इनटू द टॉपिक नाउ. बेसिकली किडनी के पास बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं. ऑलराइट, दीज नेफ्रॉन्स आर बेसिकली द फंक्शनल यूनिट. एक किडनी में लगभग 1.2 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं. ये सब पूरी किडनी के अंदर 1.2 मिलियन. सो कैन यू इमेजिन हाउ मेनी नेफ्रॉन्स आर देयर इन वन किडनी, and what kind of a structure, what kind of the natural filtration will be there in a kidney. इस नेफ्रॉन का enlarged फॉर्म इस डायग्राम में दिया हुआ है, और इस enlarged फॉर्म में आप देखेंगे कि ये जो एक कप शेप ऑर्गन है, एक कप शेप नॉट ऑर्गन, सॉरी, it's a structure which is a cup shaped structure which is called as Bowman's capsule.
इस बोमन्स कैप्सूल के अंदर ये एक गुच्छा टाइप का दिखेगा, एक बंच ऑफ कैपिलरीज दिखेगा, इसे बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस। बंच ऑफ कैपिलरीज को क्या कह रहे हैं? ग्लोमेरुलस। और इसे क्या बोल रहे हैं? कप शेप स्ट्रक्चर को बोमन्स कैप्सूल। अब यही बोमन्स कैप्सूल आप देखेंगे कि एक ट्यूब टाइप में एक्सटेंड हो गया है, जिस ट्यूब के अंदर एक्सटेंड हो गया है, यही बोमन्स कैप्सूल है जो एक ट्यूब में एक्सटेंड होता हुआ कितना बड़ा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाया है। इस ट्यूब स्ट्रक्चर में ये 3 में डिवाइडेड है। इसे बोलते हैं हेनलीज लूप। एक लूप टाइप का, यू बेंड टाइप का स्ट्रक्चर है, इसे बोलेंगे हेनलीज लूप। ये है मेन डक्ट, जैसे कि लिखा हुआ है डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, इसको हम मेन डक्ट भी बोलते हैं, दैट इज मेन डक्ट। ऑलराइट, दिस विल बी कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, इसे बोलेंगे डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। अंडरस्टैंड? सो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमने कर लिया है कि कौन सा, इसका मैंने एक और डिटेल्ड डायग्राम आगे वाली स्लाइड में दे रखा है। विल हैव अ लुक ऑन टू दैट आल्सो। सेम ही डायग्राम है, कुछ नया नहीं है, बट थोड़ा सा लार्ज फॉर्म में दे दिया है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑलराइट, तो बोमन्स कैप्सूल हमें समझ में आ गया। व्हाट इज, वेयर इज बोमन्स कैप्सूल? दिस इज बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, बोमन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस इज बेसिकली द बंच ऑफ कैपिलरीज। सेकेंडली प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ये वाला पार्ट है, ये सारा ये वाला पार्ट सारा प्रॉक्सिमल है। ये हेनलीज लूप है, ये डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, एंड दिस इज मेन डक्ट। और हर नेफ्रॉन की एक यही स्ट्रक्चर होता है, हर नेफ्रॉन में एक सेम ही स्ट्रक्चर होता है। मेन डक्ट के अंदर ये यूरिन, जिसके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में यूरिया होता है, उसे पास करते हैं, और यहां से ही ये यूरिटर्स में जाके एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसे है, हाउ द यूरिन इज फॉर्म। दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, दैट व्हाट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है, यहां तक हमने इसको समझा है। अब हम देखेंगे कि इसी नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। अब कैसे हो रहा है हम समझते हैं आगे। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोमन्स कैप्सूल? बोमन्स कैप्सूल में क्या होता है? It is the first part of the nephron. It is a cup-shaped structure and receive the blood vessel. Glomerular filtration occurs here. The blood cells and proteins remain in the blood. बहुत important part है। अगर मैं आगे पीछे वाली स्लाइड में मैं जाती हूँ और आपको दोबारा से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ, तो होता क्या है, आप ध्यान से सुनिए यहाँ पर। ये जो बोमन्स कैप्सूल है, ऑलराइट, ये जो बोमन्स कैप्सूल है, इसके अंदर ये बंच ऑफ कैपिलरीज है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यहां पर ब्लड आया, ब्लड कहां से आ रहा है? जैसे मैंने आपको बताया था, ब्लड आता है रीनल आर्टरी से। ग्लोमेरुलस का जो आई मीन इट्स अ बंच ऑफ कैपिलरीज, इसका एक हिस्सा अटैच्ड होता है, किससे अटैच्ड होता है? रीनल आर्टरी से। इम्प्योर ब्लड आया और ग्लोमेरुलस के अंदर अच्छे से फैल गया। यहां फैला, तो फैलने के बाद जो बड़े वाले लार्ज पार्टिकल्स हैं, जैसे कि प्रोटीन के और ब्लड सेल्स, वो बड़े होने की वजह से पास आउट नहीं होते, अंदर नहीं जाते, तो दे रिमेन। और ये हमें चाहते भी हैं कि ये रिमेन ही रहे, क्योंकि हमें जरूरत है, प्रोटीन की भी जरूरत है। हमने इतना अच्छा खाना, प्रोटीन रिच डाइट ली, हम चाहते हैं हमारी बॉडी में प्रोटीन रहे। हम चाहते नहीं है कि प्रोटीन हमारी बॉडी से फिल्टर होके बाहर निकल जाए। वी डोंट वांट दैट, ओके। एंड इवन वी डोंट वांट द ब्लड सेल्स टू मूव आउट। तो ये दोनों चीजें अंदर ही रहती हैं। पर अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो निकल जाती है, दैट इज ग्लूकोज, जो फिल्टर के अंदर पहुंच जाती है, दैट इज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सेकेंडली सॉल्ट, यूरिया एंड वेस्ट। अब ये दो चीजें हैं जो हमें निकालनी है।
अब ये सारी चीजें हमें वापस चाहिए। अब कैसे चाहिए, ये तो इतने फाइन थे, इतने छोटे मॉलिक्यूल्स थे, ये तो पास आउट हो गए, ये तो यहाँ चले गए, अब इनका तो निकलना बिल्कुल एक, आई मीन इट इज अ प्रॉक्सिमिटी की, ये निकल ही जाएंगे यहाँ से, पर ये नहीं निकलेंगे। ये इतनी इतने इतना खूबसूरत तरीके से डिजाइन हुआ हुआ है ये हमारा नेफ्रॉन, कि इसको बाहर नहीं निकलने देगा, खाली यूरिया और वेस्ट को ही बाहर निकालेगा। कैसे निकालेगा? प्रोटीन और ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स तो यहीं पहले ही रहेगा क्योंकि लार्ज थे। अब हुआ क्या है, यहां से जब ग्लूकोज आया, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, ये प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर आते यहीं पर रीएब्सॉर्प्शन इनका हो गया, दोबारा से रीएब्सॉर्ब हो गए। ऑलराइट, और वापस भेज दिए गए रीनल वेन के थ्रू, रीनल वेन के थ्रू हमारे ब्लड में, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है, ग्लूकोज की भी रिक्वायरमेंट है, अमाइनो एसिड्स की भी रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों रीएब्सॉर्ब हो गए कहां पर? प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में। अब हेनलीज लूप के अंदर वाटर का रीएब्सॉर्प्शन होगा। किसका रीएब्सॉर्प्शन होगा? दैट इज इट कलेक्ट्स वाटर एंड मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यूरिन। अब ध्यान रखिएगा, कुछ दिनों पे जहां बहुत अच्छे से वाटर इनटेक होता है, गुड वाटर इनटेक होता है हमारा, गुड वाटर इनटेक होता है, तो होगा क्या, हमारा यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, डाइल्यूटेड होगा। यूरिन का कलर भी लाइट येलो कलर का होता है। और जिस दिन हम पानी की क्वांटिटी हम कम पीते हैं, तो उस दिन यूरिन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, और यूरिन थोड़ा सा येलो भी दिखता है उस दिन, पेल कलर ज्यादा होता है। इट विल बी नॉट येलो, पेल, कॉल्ड पेल कलर। ऑलराइट, तो यहाँ पर ही वो चीज का मेंटेनेंस होता है। अगर आपने जितना पानी पिया होता है, जितना वाटर अच्छा इंटेक होता है, उसी हिसाब से वाटर का इंटेक एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पर? हेनलीज लूप में। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, दैट इज व्हाट इज रिमेनिंग, कुछ आयंस जो इंपॉर्टेंट है, जो हमने खाने के साथ लिए थे, वो होता है डिस्टिल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, डिस्टिल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। इसमें रीएब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम, सोडियम एंड क्लोरीन, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करता है हमारी बॉडी में, इलेक्ट्रोलिटिक मेंटेनेंस करता है बॉडी में। तो इनका भी रीएब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मिनरल्स है, मिनरल्स भी हमारे बॉडी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये भी हमने अपनी डाइट में लिया था, क्योंकि बॉडी के लिए मच रिक्वायर्ड है। ऑलराइट, तो देखिए कितने, हर एक स्टेज पे अलग अलग चीजों का रीएब्जॉर्प्शन होता रहा, और फिल्टर होके लास्ट में क्या बचा? यूरिया और वेस्ट। अब यही यूरिया और वेस्ट कुछ पानी के साथ कलेक्ट हो गया मेन डक्ट में, और मेन डक्ट से यूरिटर्स में, और यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर, सॉरी, एंड देन टू यूरेथ्रा से पास आउट हो गया। ऑलराइट, ये किडनीज से, नेफ्रॉन से हमारा फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन के बाद मेन डक्ट से नीचे आया यूरिटर्स में, फिर यूरिन ब्लैडर के अंदर कलेक्ट हो गया, और कुछ अमाउंट तक ये कलेक्ट होता है, फिर उसके बाद ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन टेक्स प्लेस। अब हम देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, आप पॉज करके अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं। सेम ही कंटेंट को आई हैव रिटन इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। Like in Bowman's capsule, it is the first part of the nephron. It is a cup-shaped structure and receives the blood vessel. Glomerular filtration occurs here. The blood cells and proteins remain in the blood. This is what I told you, that the blood cells and protein remain in the blood. Secondly, now proximal convoluted tubule, secondly, दैट इज, यहाँ होता है सेलेक्टिव, इस प्रोसेस को जिसमें मैंने आपको बताया था कि रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है आयंस का और वाटर का। ओके, आयंस मींस ग्लूकोज और मेनली अमाइनो एसिड्स का। इसे बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्ट करके रीएब्जॉर्ब कर लिया, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सेलेक्ट करी और उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया। द Bowman capsule extend downwards to the proximal tubule. Yeah, already I have told you. Water and reusable material from the blood are now reabsorbed back into it. All right. So what is that reabsorbable material? This reusable material is basically amino acids and glucose. Okay, it is amino
acids and glucose. Understood? So this is one very important thing. You can write down this. Moving on to the third. Henle's loop में क्या होगा? The proximal tubule leads to the formation of a U-shaped loop called the loop of Henle or Henle's loop. It is the area in which urine becomes concentrated as water is reabsorbed. Concentrated बनेगा and it depends the amount of water you have already taken throughout the day. This will decide how much concentrated your urine will be. Distal convoluted tubule में क्या होगा? Which the loop of Henle leads to the distal convoluted tubule. It is where the kidney hormones cause their effect. Because of the hormone effect only, sodium, calcium, and chlorine is reabsorbed. And the act of the hormones will going to happen on distal convoluted tubule. कलेक्टिंग डक्ट पे मैंने बता ही दिया, सारा यूरिन जाके कलेक्टिंग डक्ट में जाके कलेक्ट हो जाएगा और वहां से वो पास आउट होगा किसमें का होगा? यूरिटर्स में, यूरिटर्स से ब्लैडर में और ब्लैडर से सीधे बाहर होगा यूरेथ्रा के थ्रू. कुछ ये कंटेंट है जो कि यूरिनरी ब्लैडर के है कि कॉन्टेक्स्ट में है. द ब्लैडर इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर. किस तरह का स्ट्रक्चर है? ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है. वेट अ मोमेंट. इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर. It is basically a sac-like structure and which helps in the storage of the urine until it is given out, okay, until it is excreted. All right. And it is actually, it is made up of smooth muscles which can easily expand and contract. At times we have to hold urine for a longer period of time because maybe we are not near to the place where we can urinate. Okay. So in that case, what happens? We have to hold the urine. And how it is possible to hold the urine? Because they are the muscles of the urine bladder is very smooth and they have that quality to property of expanding. Moving on, next. Urethra. The urethra is a tube that arises from the urine bladder. This function is to expel the urine outside by this process that is called as aspiration. In addition, it is shorter in females and longer in males. अब एक बहुत important चीज है, that is, in addition, it is shorter in females and longer in males. Furthermore, in males, the function of the urethra is actually a common function. और ये कॉमन फंक्शन क्या है? इस कॉमन फंक्शन में ये स्पर्म भी रिलीज करता है और यूरिन भी रिलीज करता है. बट फीमेल्स के केस में एक तो ये छोटी होती है. फीमेल्स के केस में यूरेथ्रा एक तो छोटा होता है और इनका कोई भी ऐसा कॉमन फंक्शन नहीं है. बस इनका फंक्शन पर मेल केस में क्या होता है? ये स्पर्म और यूरिन दोनों बाहर निकालता है, एक्सक्रीट करता है. You can take the notes, children, and this is where we have come to the end of this topic, that is excretion in human beings. I hope you liked the lesson. I hope you understood the entire process of the urine formation and about the excretory system in human beings. If you like this video, please do like and subscribe my channel. Thank you so much. Have a nice day. God bless you all.